यह थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें, और यदि आपने पहला भाग देख लिया है तो चलिए पुस्तक के पन्नों को दिमाग में उतारना शुरू करते हैं। निश्चय की 50 सेंट की सीख। श्री डार्बी को कठिन अनुभवों के विश्वविद्यालय से डिग्री मिलने के तुरंत बाद और सोने के खनन व्यवसाय में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के बाद उन्हें एक ऐसे अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला जिसने उन्हें साबित कर दिया कि नहीं का मतलब जरूरी नहीं कि नहीं होता है। एक दोपहर वह अपने चाचा को एक पुरानी शैली की चक्की में गेहूं पीसने में मदद कर रहे थे। चाचा एक बड़े खेत का संचालन करते थे जिस पर कई रंगीन बटाईदार किसान रहते थे। चुपचाप दरवाजा खुला और एक छोटी रंगीन बच्ची, एक किराएदार की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास अपनी जगह ले ली। चाचा ने ऊपर देखा, बच्ची को देखा और उस पर रूखेपन से चिल्लाया, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्हें 50 सेंट भेज दो। मैं नहीं दूंगा, चाचा ने जवाब दिया। अब तुम घर जाओ। हाँ साहब, बच्ची ने जवाब दिया, लेकिन वह हिली नहीं। चाचा ने अपना काम जारी रखा। इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बच्ची पर इतना ध्यान नहीं दिया कि यह देख सकें कि वह गई नहीं है। जब उन्होंने ऊपर देखा और उसे अभी भी वहां खड़े देखा तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुमसे घर जाने को कहा था, अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। छोटी लड़की ने हाँ साहब कहा, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। चाचा ने अनाज की एक बोरी गिरा दी जिसे वे चक्की के हॉपर में डालने वाले थे। एक बैरल स्टैव उठाया और अपने चेहरे पर एक ऐसे भाव के साथ बच्ची की ओर चल पड़े जो परेशानी का संकेत दे रहा था। डार्बी ने अपनी सांस रोक ली। उन्हें यकीन था कि वे एक हत्या देखने वाले हैं। वे जानते थे कि उनके चाचा का गुस्सा बहुत तेज था। वे जानते थे कि देश के उस हिस्से में रंगीन बच्चों को श्वेत लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। जब चाचा उस स्थान पर पहुंचे जहां बच्ची खड़ी थी तो वह जल्दी से एक कदम आगे बढ़ी, उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई, मेरी मम्मी को वो 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। चाचा रुके, 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बैरल स्टैव को फर्श पर रख दिया, अपना हाथ अपनी जेब में डाला, आधा डॉलर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे लिए और धीरे धीरे दरवाजे की ओर पीछे हटने लगी। कभी भी उस आदमी से अपनी आंखें नहीं हटाईं जिसे उसने अभी अभी जीता था। उसके जाने के बाद चाचा एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट से अधिक समय तक खिड़की से बाहर खाली जगह में देखते रहे। वे उस पिटाई पर विस्मय के साथ विचार कर रहे थे जो उन्हें अभी अभी मिली थी। श्री डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। यह उनके पूरे अनुभव में पहली बार था जब उन्होंने किसी रंगीन बच्चे को जानबूझकर एक वयस्क श्वेत व्यक्ति पर विजय प्राप्त करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके चाचा को क्या हुआ कि उन्होंने अपनी उग्रता खो दी और एक मेमने की तरह विनम्र हो गए? इस बच्ची ने किस अजीब शक्ति का उपयोग किया जिससे वह अपने श्रेष्ठ पर विजय प्राप्त कर सकी? ये और इसी तरह के अन्य प्रश्न डार्बी के दिमाग में कौंध गए, लेकिन उन्हें वर्षों बाद तक जवाब नहीं मिला जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। अजीब तरह से इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी चक्की में उसी स्थान पर सुनाई गई थी जहां चाचा को पिटाई मिली थी। अजीब तरह से मैंने लगभग 1/4 सदी उस शक्ति के अध्ययन में बिताई थी जिसने एक अज्ञानी, अनपढ़ रंगीन बच्चे को एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीतने में सक्षम बनाया। जब हम उस सीलन भरी पुरानी चक्की में खड़े थे, श्री डार्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया,
आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? उस बच्ची ने किस अजीब शक्ति का उपयोग किया जिसने मेरे चाचा को इतनी बुरी तरह हराया? उनके प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में पाया जाएगा। उत्तर पूर्ण और संपूर्ण है। इसमें विवरण और निर्देश शामिल हैं जो किसी को भी उस शक्ति को समझने और लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं, जिस पर छोटी बच्ची गलती से ठोकर खाई थी। अपने दिमाग को सतर्क रखें और आप ठीक से देखेंगे कि बच्ची के बचाव में कौन सी अजीब शक्ति आई। आपको अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक मिलेगी। पुस्तक में कहीं न कहीं आपको एक ऐसा विचार मिलेगा जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को तेज करेगा और आपके अपने लाभ के लिए इस समान अप्रतिरोध शक्ति को आपके आदेश पर रखेगा। इस शक्ति की जागरूकता आपको पहले अध्याय में मिल सकती है, या यह किसी बाद के अध्याय में आपके दिमाग में कौन सकती है। यह एक विचार के रूप में आ सकता है, या यह एक योजना या एक उद्देश्य की प्रकृति में आ सकता है। फिर यह आपको अपने अतीत में वापस जाने का कारण बन सकता है। विफलता या हार के अनुभवों से और कुछ ऐसे सबक को सतह पर लाएं जिससे आप हार के माध्यम से खोए हुए सब कुछ को पुनः प्राप्त कर सकें। श्री डार्बी को उस छोटी रंगीन बच्ची द्वारा अनजाने में उपयोग की गई शक्ति का वर्णन करने के बाद उन्होंने एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने 30 वर्षों के अनुभव को जल्दी से दोहराया और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता काफी हद तक उस सबक के कारण थी जो उन्होंने बच्ची से सीखा था। श्री डार्बी ने बताया, हर बार जब कोई संभावित ग्राहक बिना खरीदे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करता, तो मुझे वह बच्ची उस पुरानी चक्की में खड़ी दिखाई देती। उसकी बड़ी आंखें अवज्ञा में चमक रही होती और मैंने खुद से कहा, मुझे यह बिक्री करनी ही होगी। मेरी सभी बिक्री का बेहतर हिस्सा लोगों के नहीं कहने के बाद किया गया था। उन्हें सोने से केवल 3 फीट दूर रुकने की अपनी गलती भी याद आई। निश्चय की 50 सेंट की सीख। उन्होंने कहा, वह अनुभव एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। इसने मुझे चलते रहने का पाठ सिखाया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक ऐसा सबक जिसे मुझे किसी भी चीज में सफल होने से पहले सीखने की जरूरत थी। श्री डार्बी और उनके चाचा, रंगीन बच्ची और सोने की खदान की यह कहानी निस्संदेह जीवन बीमा बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी। और इन सभी को लेखक यह सुझाव देना चाहता है कि डार्बी हर साल $10 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजीब है और अक्सर अथाह। सफलताओं और विफलताओं दोनों की जड़ें सरल अनुभवों में होती हैं। श्री डार्बी के अनुभव आम और काफी सरल थे, फिर भी उन्होंने जीवन में उनके भाग्य का उत्तर दिया। इसलिए वे उनके लिए जीवन के समान ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इन 2 नाटकीय अनुभवों से लाभ उठाया क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उन्होंने जो सबक सिखाया उसे पाया। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास सफलता की ओर ले जाने वाले ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का न तो समय है और न ही झुकाव। वह अवसर के लिए हार को सीढ़ी के पत्थरों में बदलने की कला कहाँ और कैसे सीखेगा? इन सवालों के जवाब में यह पुस्तक लिखी गई थी। उत्तर के लिए 13 सिद्धांतों के विवरण की आवश्यकता थी, लेकिन याद रखें
जैसा कि आप पढ़ते हैं, जिस उत्तर की आप तलाश कर रहे हैं, उन सवालों के लिए जिन्होंने आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है, आपके अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो आपके पढ़ते समय आपके दिमाग में आ सकता है। एक ठोस विचार ही सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी विचारों को बनाने के तरीकों और साधनों के बारे में ज्ञात सभी चीजों में से सबसे अच्छा और सबसे व्यावहारिक शामिल है। इन सिद्धांतों के विवरण के हमारे दृष्टिकोण में आगे बढ़ने से पहले हमारा मानना है कि आप इस महत्वपूर्ण सुझाव को प्राप्त करने के हकदार हैं। जब धन आना शुरू होता है तो वे इतनी जल्दी, इतनी प्रचुर मात्रा में आते हैं कि कोई आश्चर्य करता है कि वे उन सभी दुबले वर्षों के दौरान कहाँ छिपे हुए थे। यह एक चौंका देने वाला बयान है, और उससे भी अधिक जब हम उस लोकप्रिय विश्वास को ध्यान में रखते हैं कि धन केवल उन लोगों के लिए आता है जो कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करते हैं। जब आप सोचेंगे और अमीर बनेंगे तो आप देखेंगे कि धन मन की स्थिति से, उद्देश्य की निश्चितता से, थोड़ी या बिना कड़ी मेहनत के शुरू होता है। आप और हर दूसरे व्यक्ति को यह जानने में रुचि होनी चाहिए कि उस मन की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए जो धन को आकर्षित करेगा। मैंने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए 25 साल अनुसंधान में बिताए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि धनी लोग उस तरह कैसे बनते हैं। उस शोध के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान दें, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई और राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कार्यालय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद तक विनाश के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक जारी रही। फिर मंदी शून्य में फीकी पड़ने लगी। जैसे ही एक थिएटर में एक इलेक्ट्रीशियन रोशनी को इतनी धीरे धीरे बढ़ाता है कि अंधेरा आपके महसूस करने से पहले प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही लोगों के दिमाग में डर का जादू धीरे धीरे फीका पड़ गया और विश्वास बन गया। बहुत ध्यान से देखें, जैसे ही आप इस दर्शन के सिद्धांतों में महारत हासिल करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपके द्वारा छुई गई हर चीज आपके लाभ के लिए एक संपत्ति में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। असंभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी की असंभव शब्द से परिचित होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीजों को जानता है जो नहीं की जा सकती हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो उन नियमों की तलाश करते हैं जिन्होंने दूसरों को सफल बनाया है और उन नियमों पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। बहुत साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। मैंने सबसे पहले जो काम किया वह था असंभव शब्द पर जाना और उसे किताब से सावधानी पूर्वक काट देना। आपके लिए भी ऐसा करना एक अनुचित बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों के लिए आती है जो सफलता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। विफलता उन लोगों के लिए आती है जो उदासीनता से खुद को विफलता के प्रति जागरूक होने देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन सभी की मदद करना है जो अपनी मानसिकता को विफलता की चेतना से सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखना चाहते हैं।
बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी हर चीज और हर किसी को अपनी छाप और विश्वासों से मापने की आदत है। जो लोग इसे पढ़ेंगे उनमें से कुछ का मानना होगा कि कोई भी सोचकर और अमीर नहीं बन सकता। वे धन के संदर्भ में नहीं सोच सकते क्योंकि उनकी विचार आदतें गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार में डूबी हुई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी तरीकों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में भाग लिया। एक दिन राष्ट्रपति हार्पर परिसर में इस युवा ओरिएंटल से मिले, कुछ मिनटों के लिए उनसे बातचीत करने के लिए रुक गए और पूछा कि अमेरिकी लोगों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता के रूप में उन्हें क्या प्रभावित किया है। क्यों? चीनी ने विस्मय में कहा, आपकी आंखों का विचित्र तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी हैं। हम चीनी के बारे में क्या कहते हैं? हम उस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं जिसे हम समझते नहीं हैं। हम मूर्खतापूर्वक मानते हैं कि हमारी अपनी सीमाओं का उचित माप है। निश्चित रूप से दूसरे साथी की आंखें तिरछी हैं क्योंकि वे हमारी अपनी आंखों के समान नहीं हैं। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं उनके आने के बाद और उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी है जिसके लिए वे फोर्ड के भाग्य को श्रेय देते हैं के कारण उनसे ईर्ष्या करते हैं। शायद 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का रहस्य जानता है और जो लोग जानते हैं वे इसकी सादगी के कारण बोलने में बहुत विनम्र या बहुत अनिच्छुक हैं। एक एकल लेन देन रहस्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपने अप्रसिद्ध V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया। उन्होंने एक ही ब्लॉक में डाली गई पूरी 8 सिलेंडरों वाली एक इंजन बनाने का विकल्प चुना और अपने इंजीनियरों को इंजन के लिए एक डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया। डिजाइन को कागज पर रखा गया, लेकिन इंजीनियरों ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की कि एक ही टुकड़े में 8 सिलेंडर गैस इंजन ब्लॉक को कास्ट करना बिल्कुल असंभव था। फोर्ड ने कहा, फिर भी इसका उत्पादन करो। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, यह असंभव है। फोर्ड ने आदेश दिया, आगे बढ़ो और जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक काम पर बने रहो, चाहे कितना भी समय लगे। इंजीनियर आगे बढ़े। अगर उन्हें फोर्ड स्टाफ में बने रहना था तो उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और 6 महीने बीत गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेशों को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की, लेकिन बात सवाल से बाहर लग रही थी। असंभव। साल के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से जांच की और उन्होंने फिर से उन्हें सूचित किया कि उन्हें उनके आदेशों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं मिला है। फोर्ड ने कहा, आगे बढ़ते रहो, मुझे यह चाहिए और मैं इसे लूंगा। वे आगे बढ़े और फिर जैसे जादू के एक झटके से रहस्य खोजा गया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार फिर जीत गया था। इस कहानी को मिनट की सटीकता के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका सार सही है। आप जो सोचकर और अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो फोर्ड के लाखों लोगों के रहस्य का अनुमान लगाएं। आपको बहुत दूर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफल व्यक्ति हैं क्योंकि वे सफलता के सिद्धांतों को समझते हैं और लागू करते हैं। इनमें से एक इच्छा है, यह जानना कि कोई क्या चाहता है। पढ़ते समय इस फोर्ड कहानी को याद रखें और उन पंक्तियों को चुनें
जिनमें उनकी विशाल उपलब्धि का रहस्य वर्णित किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप सिद्धांतों के उस विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिसने हेनरी फोर्ड को अमीर बनाया, तो आप लगभग किसी भी व्यवसाय में उनकी उपलब्धियों के बराबर हो सकते हैं जिसके लिए आप उपयुक्त हैं। वीडियो देख लिया हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं सही, लाइक तो कर दिया करो। इससे हमें भी मदद मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और हम आपके लिए इतने प्रयास करते हैं। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना?